सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कर्क राशि में भौम देवता की स्थिति को लेकर के, इससे पहले मैंने अपनी जो वीडियो आपको भेजी थी उसमें प्रथम भाव से लेकर के षष्ठ भाव तक, छठे भाव तक भौम देवता की स्थिति को मैंने दर्शाया था। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ग्रहों का जो आपकी जन्म पत्रिका में जो प्लेसमेंट होता है, यानी कि ग्रह जो है आपकी जन्म पत्रिका में जिस भाव में भी, जिस स्थान में, जिस भाव में ये बैठे होते हैं, उस भाव के साथ ये देखा जाता है कि उसका संबंध क्या है। वो भाव, वो घर उस प्लैनेट का अपना भाव है, अपना घर है, या वो किसी दूसरे के घर में जाकर के बैठे हैं। अब जिस घर में या जिस भाव में वो बैठे हैं, उस भाव पर जो राशि विद्यमान है, उस राशि के स्वामी के साथ उस ग्रह का क्या संबंध है, उनकी आपस में मित्रता है या शत्रुता है, इन सब बातों का भी विचार किया जाता है। जैसा कि मैंने अपनी जो पहली वीडियो भेजी है कर्क राशिस्थ मंगल देवता की, कर्क राशिस्थ मंगल देवता, हालांकि यह जो है मंगल देवता की अपनी नीच राशि है। कर्क राशि में भौम देवता नीच राशि के माने गए हैं। दूसरी तरफ भौम देवता का चंद्र देवता के साथ अपना जो संबंध है वो फ्रेंडली संबंध है, मित्र संबंध है। लेकिन चंद्र देवता का भौम देवता के साथ न्यूट्रल संबंध है, सम संबंध है। तथापि मंगल देवता को कर्क राशि में नीच राशि का माना गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार किस तरह से है, ये मैं अपनी एक अलग से वीडियो बना करके आप सबको भेजूंगा। यहाँ पर मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कर्क राशिस्थ भौम देवता यदि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सप्तम भाव है ये जन्म पत्रिका का, ये सप्तम भाव है। इससे पहले मैं जो आपसे चर्चा कर चुका हूँ, प्रथम भावस्थ मंगल देवता, द्वितीय भावस्थ भौम देवता, तृतीय भावस्थ भौम देवता, चतुर्थ भावस्थ भौम देवता, पंचम भावस्थ भौम देवता, षष्ठ भावस्थ भौम देवता। अब यहाँ पर आज मैं आप से इस विषय में पूर्णतः सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक आपसे विचार, जो अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं कर्क राशिस्थ भौम देवता के, वो आपके को मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ।
आशा करता हूं कि आप सबको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है शुरू से लेकर अंत तक आप इसको सुनिए, थोड़ा थोड़ा करके मत सुनिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरी वीडियो सुनिए और उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दर्शकों, सप्तम भाव में देखिए, यहाँ पर भौम देवता नीच राशि के यदि किसी भी जातक के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी भी जातक की कुंडली में यदि सप्तम भाव में नीच राशि का मंगल हो, तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि कहीं न कहीं ऐसे गृहस्थियों के जीवन में भौम देवता का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखा गया है। ये भौम देवता पृथकता जनित दोष देते हैं, यानी कि एक दूसरे का आपसी जो उनका तालमेल होता है उसे बिगाड़ने में इनकी पूरी भूमिका रहती है। यहाँ तक कि सेपरेशन भी करवा देते हैं। और इसके अतिरिक्त जिनकी जन्म पत्रिका में यहाँ भौम देवता विराजमान होंगे नीच राशि के, विवाह के उपरांत 1 महीने के अंदर अंदर नवयुगल दंपतियों के उनके आपसी तालमेल में, उनके संबंधों में कड़वाहट यानी कि वैचारिक मतभेद जो है उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अत्यधिक वैचारिक मतभेद होने से शुरुआत में ही सेपरेशन की स्थिति आ जाती है। तो दर्शकों, यहाँ पर भौम देवता के विराजमान होने से कर्क राशि में बहुधा ऐसा भी देखा गया है प्रैक्टिकली, विवाह के उपरांत बहुत कम समय में दोनों में से अथवा दोनों का कहीं न कहीं कुछ ऐसे दुर्घटना के भी योग बन जाते हैं जिससे उन्हें हमेशा चोट आदि का खतरा बना रहता है। भौम देवता यहाँ पर सीधे सीधे एक दूसरे के प्रति बहुत अत्यधिक रूप से, जो उनके चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, शुरुआती तौर में नवयुगलों को अच्छा लगता है, पति पत्नी उनको बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे के साथ निभाना, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उनके बीच में उनकी जो मध्यस्थता है वो कम होने लगती है। देखिए, यह भाव जो है सप्तम भाव, ये पति पत्नी का भाव है और ये व्यापार का भाव भी है। व्यापारिक क्षेत्र में क्योंकि भौम देवता देखिए यहाँ पर अपनी मित्र राशि में है, हालांकि नीच राशि के हैं, मित्र राशि होने के नाते बहुधा ऐसा भी है कि व्यापारिक जगत में व्यापारिक बंधुओं के लिए ये भौम देवता बहुत अत्यधिक रूप से उनका सहयोग भी करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से जो सरलता पूर्वक धन आना चाहिए उसमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके धनोपार्जन करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग इन्हें मिल जाता है। इनके जीवन काल में एक नहीं अनेकों बार जो है इन्हें अपना व्यवसाय भी परिवर्तन करना पड़ जाता है। अब देखिए, अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में जो है कर्क राशिस्थ भौम देवता ये सीधे सीधे 8 वर्ष की अवस्था में ऐसे जातक जिनकी कुंडली में
अष्टम स्थान में नीच राशिस्थ भौम देवता हो, 8 वर्ष की अवस्था में दुर्घटनाग्रस्त योग बनाते हैं। आग से, पानी से, बिजली से या यात्रा काल में 8 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के संग, भाई बंधु के संग कहीं यात्रा में, कहीं भी साथ में रहने से अन्य लोगों को भी चपेट में ले लेते हैं, रोगग्रस्त रखते हैं। 8 वर्ष की अवस्था के अंदर अंदर पेट से संबंधित बीमारी और अत्यधिक रूप से इन्हें मिर्च मसाला, कड़वी चीजों का सेवन करना, इस तरह का भी शौक कम अवस्था में हो जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर कॉन्स्टिपेशन होना, बवासीर की शिकायत आना और पेट का साफ न होना, ये सब भी दर्शाता है। यहाँ पर इतना तो कहीं कहीं ऐसे लोगों को जिनका अष्टम स्थान में कर्क राशि का भौम देवता, कर्क राशि के भौम देवता विराजमान रहते हैं, इन सब दुर्घटनाओं के बावजूद भी ये दीर्घायु हो जाते हैं, अल्पायु खंड को किसी भी तरह से पार कर जाते हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं नवम स्थानस्थ भौम देवता की। यहाँ पर भौम देवता ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को, चाहे वो महिला हो, स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल पर्सन हो, यहाँ पर भौम देवता जो हैं, इनको आध्यात्मिक जगत से बीच बीच में विचलित करते रहते हैं, लेकिन पूर्णतः ये जो है धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। यहाँ पर थोड़ा इनकी बुद्धि में बहुत सुधार होता है, इनका जो इनर लेवल होता है, सोचने का जो इनका थॉट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और लेकिन पिता के साथ कम बनती है, वैचारिक मतभेद पिता के साथ बने रहते हैं। और इन्हें जो है समय समय पर हर हालत में अपने घर परिवार, कुटुंब आदि लोगों के साथ कहीं कहीं सामूहिक यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, जो धर्म से संबंधित यात्रा होती है, उनमें जाने का सुअवसर मिलता है। क्योंकि ये नवम स्थान है, तीर्थ यात्रा का भी है, धर्म कर्म का भी है, ये धर्म से संबंधित कार्य करने का। और बहुत से हमारे जो हैं ज्योतिर्विद, हमारे आचार्यों की सलाह है कि यहाँ से पिता का भी विचार करना चाहिए, लेकिन ये दशम स्थान भी पिता का स्थान है और ये दशम स्थान कर्म का स्थान भी है। अत्यधिक रूप से यहाँ पर अब दशम स्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भौम देवता ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं और कार्य क्षेत्र में बीच बीच में बदलाव आता रहता है, चाहे वो व्यवसाय व्यापार से संबंधित हो, चाहे कैरियर से संबंधित हो, व्यवसाय बदलता रहता है। क्वालिटी में भी इनके जो पर्सनल क्वालिटी होती है उसमें भी चेंज होता रहता है। बहुत समय के लिए ये कुछ इनकी जो क्वालिटी होती है कुछ और होती है, इसके बाद इनकी क्वालिटी में चेंज आ जाता है। यहाँ पर भी जो है पिता के साथ संबंधों में जो है कहीं कहीं दरार पड़ती रहती है, किसी भी तरह से समझौता करते हुए जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं एकादश स्थान में। देखिए, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में एकादश स्थान में भौम देवता जो है नीच राशि के विराजमान हों, उन्हें थोड़ा कहीं कहीं अपने से यदि उनके बड़े भाई बड़ी बहन हो तो उनके साथ में उनका तालमेल जो है ये बनता रहता है और बिगड़ता रहता है।
ये भौम देवता जो है संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ा जातक को चिंतित कर देते हैं। या तो विलंब से संतान होती है या संतान हो करके कहीं न कहीं मिसकैरेज हो जाती है या फिर जो है बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ धन का आगमन इनके जीवन में बराबर लगा रहता है, लेकिन धन का संग्रह नहीं हो पाता है। ऐसे में लाभ स्थान में भौम देवता के बैठने से। अब बात करते हैं द्वादश स्थान में भौम देवता की स्थिति जो है। यहां पर भी भौम देवता ऐसे जातक जिसकी कुंडली में भौम देवता 12वें स्थान में नीच राशि के विद्यमान हो, कर्क राशि के, तो कर्क राशि में 12वें स्थान में यहाँ पर इन्हें विशेष करके अपनी जो समस्या रहती है, निजी समस्या, एक तो इनकी बाईं आंख में रहती है ज़्यादातर, क्योंकि ये बायां आंख है और बाएं आंख में नीच राशिस्थ भौम देवता, ये बाएं जो है बाएं आंख में जो है नीच राशिस्थ भौम देवता जो है, ये समस्या आजीवन बनाए रहते हैं। कभी थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है तो उसके बाद फिर जो है फिर समस्या उत्पन्न करा देते हैं। इसलिए 12वें भाव में नीच राशिस्थ भौम देवता की स्थिति के कारण अननेसेसरी आर्गुमेंट, छल छित्र या प्रपंच आदि के क्षेत्रों में बिना वजह की कोई झंझट, बिना वजह के, बिना बात के बतंगड़, इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। और कहीं न कहीं ये ऐसे लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ सकता है, जीवन में इनको सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ जीवन में एक या दो बार अगर अपने सही रास्ते को न अपनाएं, विपरीत दिशा में चलने से इनकी बुद्धि थोड़ा सा भ्रष्ट भी हो जाती है और गलत मार्ग का अनुकरण करने लग जाते हैं। और इस स्थिति में न्यायालयीय अभियोग के तहत बहुधा गिरफ्तारी के भी योग बन जाते हैं, जेल यात्रा के भी योग बन जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जो है ये कहीं न कहीं प्रभावित हो जाते हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए विभिन्न भावों में भौम देवता की कर्क राशिस्थ स्थिति को जो हमने आपको बताया है दर्शकों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आप ये कतई न समझे कि जो है प्रत्येक भाव में भौम देवता की जो नकारात्मक स्थिति है वो प्रत्येक भाव में किस तरह से है, क्यों है, ये आपको समझना होगा। इसलिए कि भौम देवता का नीच राशिस्थ जो प्रभाव हो, चाहे किसी भी भाव में बैठे नीच राशि के होकर के, तो अपना जो नीच राशिस्थ प्रभाव है, कुप्रभाव है, वो तो देंगे ही देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जितने नीच राशिस्थ भौम वाले हैं उनका जिस भाव में भी भौम देवता विराजमान हो, अब उन सब के साथ 100% यही घटना घटेगी ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। वो इसलिए कि प्रत्येक जातक की कुंडली में भौम देवता की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न तरह की रहती है, डिग्री वाइज भी। दूसरा, बहुत से लोगों की कुंडली में, जन्म पत्रिका में भौम देवता का ये नीच राशिस्थ योग जो है ये भंग भी रहता है, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। ऐसे अन्य ग्रहों का बलाबल देखते हुए भी इस प्रेडिक्शन में परिवर्तन आना संभव हो जाता है। इसीलिए यह एक सामान्यतया है। भौम देवता की जो व्यक्तिगत, उनका जो अपना भौम देवता का जो अपना जो पर्सनल टेंडेंसी है, उसके तहत मैंने आपको ये प्रेडिक्शन बना करके भेजा है, ताकि आप विभिन्न भावों में भौम देवता की जो जनरल टेंडेंसी है उसको समझ सकें। तो दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आगे फिर से एक ज्ञानवर्धक नया वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।